नवरात्र का आज पहला दिन है, तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लाइन में लगे हुए हैं। इस बीच सीएम धामी ने सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। तो सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को मां शैलपुत्री की आराधना को समर्पित पावन चैत्र नवरात्र की प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सफलता प्रदान करने वाली मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं उन्नति आए। तो नवरात्र का पहला दिन आज है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को नवरात्र के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। उधर सीएम धामी ने राजस्थान के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर राजस्थान स्थापना दिवस की बधाई दी। राजस्थान आज के ही दिन 1949 में अस्तित्व में आया था। सीएम धामी ने कहा कि संस्कृति, कला और गौरवशाली इतिहास की अद्भुत धरोहर, शौर्य और पराक्रम की प्रतीक वीरों की भूमि राजस्थान के स्थापना दिवस पर समस्त राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदरणीय पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सतत विकास के नए आयाम स्थापित करे, ऐसी मेरी कामना है। उधर केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। केदारनाथ में यात्रियों के ठहरने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में 15,000 श्रद्धालु अब रात्रि प्रवास कर सकेंगे। पड़ावों में भी इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को हर कदम पर सुविधाएं मिलेंगी। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो आगामी 2 मई से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी और यात्रा में धाम में एक रात में अधिकतम 15,000 श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्था होगी। साथ ही पैदल मार्ग के पड़ावों पर भी 2,000 यात्रियों के प्रवास का इंतजाम किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रा तैयारियों का खाका तैयार कर दिया है, जिसे धरातल पर जल्द उतारा जाएगा। इस वर्ष भी गढ़वाल मंडल विकास निगम को यात्रियों के भोजन और रात्रि प्रवास की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के तहत इस बार कई भवन बनकर तैयार हो गए हैं, जिससे प्रशासन को यात्री इंतजाम करने में कुछ मदद मिलेगी। साथ ही टेंट और अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे, जिससे धाम में एक रात में 15,000 यात्रियों को रात्रि प्रवास कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को तीर्थ पुरोहितों के आवासीय और व्यावसायिक भवनों के साथ ही GMVN के कॉटेज में भी ठहराया जाएगा। साथ ही यहाँ निजी टेंट की सुविधा भी होगी। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ तक जंगल चट्टी, भीमबली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप में भी यात्रियों के रात्रि प्रवास के लिए इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ 2,000 यात्रियों को ठहराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पूरे यात्रा काल में यात्रियों को पड़ावों और धाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रमुखता से ध्यान रखा जाएगा। साथ ही आगामी 25 अप्रैल तक सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सभी यात्रा तैयारियां और व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया जाएगा। तो आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु भोर से ही मां के दर्शनों के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। 9 दिवसीय इस महापर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, ताकि भक्तजन आसानी से दर्शन कर सके। हरिद्वार के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विशेष हवन, पूजन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। बाजारों में भी नवरात्र को लेकर रौनक देखने को मिल रही है। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना में लीन है। आज पहले माता का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को आके बहुत अच्छा लगा। भीड़ है मंदिर में, तो भीड़ होगा तो ना। हाँ, माता का दर्शन बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पहला नवरात्र है और माता जी का दर्शन करने हम सब परिवार के साथ में आओ। अब मुझे दर्शन मिला, बहुत खुशी हुई। जैसी व्यवस्था थी वैसा से हम बहुत खुश है। और माता जी का आशीर्वाद हम पे और हमारे समस्त देशवासी को बने रहे, इसी कामना करता हूँ।
वहीं उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपना प्राचीन इतिहास रहा है। अल्मोड़ा में भी कई ऐसे प्राचीन माता के मंदिर हैं जिनकी शक्तियों के प्रमाण आज भी देखने को मिलते हैं। आज से नवरात्र शुरू हो गया है। अल्मोड़ा में स्थित मां नंदा देवी का मंदिर 350 साल से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। मां नंदा देवी चंद्रवंश राजाओं की कुलदेवी भी है। मान्यता है कि मां नंदा आज भी भक्तों को सपने में दर्शन देती है और उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। मां नंदा को पूरे उत्तराखंड में पूजा जाता है। नंदा देवी मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है। साथ ही लोग यहाँ शाम के वक्त भजन कीर्तन करते हैं। इस मंदिर की दीवारों में आपको कई शैल्य चित्र भी देखने को मिल जाएंगे। इस साल संवत्सर का पहला नया साल है, नवरात्रि शुरू हो गई है और सूर्य जो है हमारा राजा इसका प्रधान है और सूर्य ही हमारा प्रधान मंत्री भी है और मंत्री भी सूर्य है। इस साल सुबह से मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की काफी भीड़ रही। सुबह से अभी तक लंबी लाइन लगी है। देर रात्रि तक यहाँ पर पूजा अर्चना चलती रहती है। नवरात्रि के 9 दिन तक का यहाँ पे 10 दिन तक का यहाँ रेल करके तक का यहाँ पे काफी भीड़ रहती है मंदिर में। और जय माता दी। तो चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है जिसे हिंदू नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी को लेकर रुड़की नेहरू स्टेडियम स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह से ही श्रद्धालु मां की आराधना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे थे और मां का आशीर्वाद लेकर देश की उन्नति और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहीं स्थिति से हिंदू नववर्ष भी लगता है। ये 9 देवी के दिन 9 अलग अलग रूपों को समर्पित किए गए हैं और 9 देवियों की पूजा अर्चना नवरात्र के दिनों में की जाती है। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम तो नव संवत्सर सनातनी नव संवत्सर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये संवत्सर प्रथम दिन आज नवरात्र से प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो भगवान गणपति और भगवती अंबिका का पूजन जैसे आपसे हो पाए, पत्र पुष्प आदि जो भी आप वस्तुओं से पूजन कर पाएँ उनसे पूजन करके कलश स्थापना करके माँ भगवती का पूजन करें। संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती आदि, भगवती दुर्गा चालीसा या फिर भगवती के अन्य स्तोत्र द्वारा जो आपसे संभव हो पाए, सुलभता से हो पाए, उसी से भगवती का पूजा अर्चन करें। वहीं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के अवैध खनन को लेकर दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है और यदि कहीं कोई शिकायत आती भी है तो प्रशासन और खनन विभाग तुरंत कार्रवाई करता है। त्रिवेंद्र रावत ने गलतफहमी में आकर खनन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने पारदर्शी खनन नीति अपनाई है जिससे अब तक के सभी सरकारों से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। बताते चले कि लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में अवैध खनन और उसके परिवहन का मुद्दा उठाया था। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी और विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बना लिया था। और पता नहीं क्यों किस गलतफहमी में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड खनन पर राजस्व वसूला जा रहा है। मुझे स्वयं पता है कि एक आदमी मेरी सिफारिश में आया, 35,000 जुर्माना छोड़ा नहीं। और एक रिकॉर्ड, कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। छोटी मोटी घटनाएं अगर होती हैं, सरकार के या प्रशासन ने संज्ञान ना, इमीडिएट छापा मारा जाता है। इसमें प्रशासन सरकार के निर्देशानुसार बहुत सख्ती से काम कर रहा है। आपने देखा खनन ही नहीं, अभी नशे के खिलाफ 300 लोग, बरेली पुलिस गई, रातों रात बराती बन गए, उनको पकड़ के लाई। और त्रिवेंद्र जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनको कोई बात थी तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहिए था। उनके क्षेत्र में कोई घटना हो गई होगी, मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं। मुख्यमंत्री जी को नहीं तो प्रशासन के तो स्वयं चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को नकारने की हिम्मत करता हो हमारी सरकार में। उधर रुड़की के ढंडेरा स्थित एक मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया था। खानपुर विधानसभा स्थित ढंडेरा के बड़े मदरसे को प्रशासन की अनुमति से खोलने का काम किया गया है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने लगे ताले को अपने हाथों से खोला। इस दौरान धार्मिक गुरु मुफ्ती रियासत अली मौजूद रहे। खानपुर विधायक उमेश कुमार और समाज के जिम्मेदार लोगों ने जिलाधिकारी हरिद्वार से वार्ता की और एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी हरिद्वार के पास मदरसों से जुड़े दस्तावेज लेकर मिला, जिसमें जिलाधिकारी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए। जांच में मदरसे के सभी दस्तावेज सही पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने मदरसे को खोलने की अनुमति जारी कर दी। बता दें कि उत्तराखंड में पहला मदरसा है प्रशासन ने जिसकी सील खोली है।
सबने उस कार्रवाई का स्वागत किया है, उसका समर्थन किया है। जो भी अवैध मदरसे हैं वो सील होने चाहिए, पर जो जायज हैं, जहां पढ़ाई चल रही है, जिनकी सारे कागजी कार्रवाई पूरी है, उन मदरसों को आप कारण बताओ नोटिस तो जारी करके सील करेंगे। आप कर दीजिए। जो नाजायज है हमें लेके चलिए, हम आपके साथ चल के खुद ताला लगवा देंगे, लेकिन नाजायज मत करिए। किसी के आप घर को, किसी के धार्मिक स्थल को आप सील करने जा रहे हो तो आपको कारण तो बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना कारण बताए तो मैं इसको कहूंगा कि ये जो है दमनकारी नीति है। हरिद्वार जिले में पहला है जो ये पहला है चिन्हित किए थे हरिद्वार जिले में 127 हरिद्वार जिले में, तो उसको सील करने के बाद ये हो गया हरिद्वार जिले में पहला आप लोगों ने खोला जी, पहला प्रशासन ने खोला है, सारे कागज पूरे होने के बाद खोला। आप भी जानते हैं जब बिना कारण बताओ नोटिस सील कर दिया गया तो बिना कागज लिए थोड़ी खोला गया होगा। तो यह है कि मदरसा अवैध नहीं होता, क्योंकि संविधान ने तमाम भारत के बाशिंदों को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने अपने मजहब का प्रचार, तालीम, तबलीग आज़ादाना तौर पे करें। बस ये है कि देश मुखालिफ कोई चीज़ ना हो, और अल्लाह का शुक्र है मदरसा इस काम के लिए नहीं होता। बहुत पहली बात है, हमारे होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें मदरसों के खिलाफ दहशतगर्दी और आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो और मदरसे में कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जो देश मुखालिफ हो। तो वैसे तो मदरसा अवैध नहीं होता, लेकिन सरकार उन मदरसों को अवैध बता रही है जिनके पास मान्यता नहीं है या उनके पास इमारत के लिए नक्शा पास कराया हुआ नहीं है। तो उसमें गलती कुछ लोगों से ये हुई, आदेश तो ये था कि जिनके पास मदरसा बोर्ड की या शिक्षा बोर्ड की मान्यता ना हो उन्हें बंद किया जाए। उधर रुड़की से देवबंद के बीच नई रेलवे लाइन का ट्रायल हुआ। इस परियोजना से दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार और देहरादून के बीच यात्रा का 40 किलोमीटर तक का सफर कम हो जाएगा। इस नई रेल लाइन के शुरू होने से दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार और देहरादून आने वाले यात्रियों की यात्रा काफ़ी कम समय में पूरी हो जाएगी और समय की काफ़ी बचत होगी। रेलवे संरक्षता आयुक्त ने बताया कि रुड़की से देवबंद रेलवे ट्रैक का ट्रायल किया गया, जिस पर ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। ट्रायल में अभी तक सब कुछ सही पाया गया। उन्होंने बताया कि ये लाइन रुड़की और देवबंद के बीच की दूरी को कम करेगी और यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प भी देगी। ये एक्चुअली हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है, और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है, और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। कितना सर अभी आप जैसे ट्रायल किया आपने, कितने की स्पीड में ट्रेन गई हुई है? ट्रेन अभी 120 किलोमीटर की स्पीड में ट्रायल किया गया है, और गाड़ी चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी हमारे जो निरीक्षण के जो बहुत सारे पहलू हैं उनको एवेल्युएट करके और फिर उसको पूरा जांचा परखा जाएगा। फिर उसके हिसाब से गाड़ी चलाने का जो हमारा आगे के जो स्टेप्स हैं वो बहुत जल्दी लिए जाएंगे। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में उत्तराखंड सरकार और विद्युत विभाग उत्तराखंड के द्वारा लगाए जाने वाले बिजली रिचार्ज मीटर के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में अब विद्युत विभाग द्वारा बिजली के रिचार्ज मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए मसूरी में व्यापक स्तर पर इसका विरोध देखने को मिला। उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उत्तराखंड सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि जहां एक और आम आदमी रोटी रोजी और रोजगार के लिए परेशान है, वहीं अब राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी संस्थान जो अडानी को दिया गया है, अब ये अडानी के नाम से इलेक्ट्रॉनिक मीटर बाजार में आने वाले हैं। आ भी चुके, कई जगह पे लग भी गए। ये जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज होता है उसी प्रकार से अब आपकी बिजली आपको मिलेगी रिचार्ज के माध्यम से। जैसे बिजली के बिल अभी क्या चल रहा था पूर्व में, हम सभी लोगों को पता है कि 2 महीने का बिल देना होता था, कभी 1 महीने का बिल देना होता था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्यक्रम कर लो, कोई फंक्शन कर लो, बिजली ज्यादा लग रही है कम लग रही है तो उसमें हमें क्या होता था कि बिजली का बिल हम दे सकते थे। अब आप सिर्फ उतना ही सिर्फ बिजली खपत कर पाओगे जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, जितना आपने रिचार्ज उस चीज को करवाया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये वो है जो उत्तराखंड प्रदेश हमारा एक
मतलब ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति इन लोगों ने कर दी थी कि बिजली अडानी, चलो हम ठीक है अडानी ग्रुप को आपने दे भी दिया, लेकिन कम से कम ये रिचार्ज वाला सिस्टम आपके दिमाग में कहां से आएगा? जो स्मार्ट मीटर की बात हम करते हैं, स्मार्ट मीटर ही नहीं, अभी तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार लगातार, केंद्र सरकार की सरकार लगातार और उत्तराखंड की सरकार लगातार कानूनों में जो फेरबदल कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये पूरे देश को किस दिशा में ले जाएंगे। और लगातार अपने मनमर्जी का हिटलरशाही के कानून को थोपना, ये कहाँ उचित की बात है। इन्हीं तमाम सवालों को देश के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश का जल जंगल जमीन की खरीदार है और ये उत्तराखंड संघर्ष समिति द्वारा यहाँ पे जो है जो स्मार्ट मीटर लगाए उसका विरोध किया जा रहा है। ये विरोध एक आदमी का नहीं है, सभी का इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जो है मीटर लगेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है प्रभावित होगा। ये मीटर जो है केवल पूंजीपति लोगों के लिए है, आम आदमी इसका जो खर्चा है उसको बैल नहीं कर पाएगा। तो इस आंदोलन में जो है हर संगठन को इसमें साथ देना चाहिए सभी को। ये पर्सनल एक आदमी का या किसी आम आदमी का नहीं है, ये सभी लोगों के लिए मीटर जो है लगाए जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, सभी से आह्वान है कि इसका विरोध करें ताकि ये जहाँ भी लग रहे हैं वो यहाँ पे रुक जाएं और आगे न लग पाएं। तो हरिद्वार में राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र कटारपुर में जन सेवा थीम पर आधारित बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 3 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास की चाबी, 4 महिलाओं को महालक्ष्मी टिकट, पीएनबी बैंक द्वारा 2 समूहों को 3 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। जबकि समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 6 व्यक्तियों को मौके पर ही पेंशन स्वीकृत कर दी गई। इस अवसर पर कृषि, समाज कल्याण, पशुपालन, बाल विकास, चिकित्सा विभागों ने स्टॉल लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। तो प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की संभावना होती है। इसके मद्देनजर वन विभाग ने वनाग्नि से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वन विभाग के मुखिया धनंजय मोहन ने बताया कि विभाग ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप में 7,000 से ज़्यादा कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के साथ ही कई अन्य कदम उठाए गए हैं। तो उत्तराखंड में 15 फरवरी से 15 जून तक फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान वन विभाग अलर्ट मोड पर रहता है। खासतौर पर जिस तरह जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके कारण विभाग अतिरिक्त सावधानी भी बरत रहा है। हालांकि इसके बावजूद जंगल तो जल ही रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं की संख्या कम हो गई है और आग लगने की स्थिति में फौरन इस पर काबू पाया जाए, इसके प्रयास भी। लगभग 40 साल से ग्रीन फेलिंग की जो बैन लगा हुआ था, उसके कारण से जो हमारी फायर लाइन्स हैं उसमें पेड़ उगाए थे और वो फायर लाइन रही नहीं गई थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास हम लोग गए, राज्य सरकार गई और उनसे निवेदन किया कि ये फायर लाइन बननी बहुत आवश्यक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फाइनली हमें परमिशन दी और इस साल ये काम चल पड़ा है। 400 किलोमीटर की फायर लाइन में काम चल पड़ा है और ये बन जाएंगी और अगले सालों में हमारा जितना बैकलॉग था 40 साल का, उसको हमारा प्रयास है कि अगले 2 साल में हम पूरा क्लियर करके फिर उसके बाद इन फायर लाइन्स का मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा और इस तरह से वो भी एक बहुत अपना योगदान दे पाएंगी आग के स्प्रेड को रोकने के लिए। तो ये सब कदमों से हमें उम्मीद है कि इस साल अग्नि दुर्घटनाएं कम होंगी और जो होंगी भी उनका हम लोग जल्द से जल्द समय में उनको कंट्रोल कर सकेंगे। उधर हरिद्वार में अवैध मज़ारों पर प्रशासन की सख्त नजर बनी हुई है। बीते 2 दिन पहले हरिद्वार प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मज़ार को ध्वस्त कर दिया। हरिद्वार की जमीन पर बनी एक अन्य मज़ार को लेकर भी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। प्रशासन ने मज़ार संचालक मोहम्मद अब्बास को नोटिस जारी करते हुए 8 दिन के अंदर मज़ार से संबंधित वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा है। तो मोहम्मद अब्बास का दावा है कि साल 2018 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने मज़ार के सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन को पत्र लिखा था। मोहम्मद अब्बास ने कहा कि हमारे पास मज़ार से जुड़े आवश्यक दस्तावेज हैं और हमने प्रशासन को सभी तय और तथ्य सौंपने की तैयारी कर ली है। आगे देखना होगा कि प्रशासनिक जांच के बाद मज़ार का भविष्य क्या होता है। फिलहाल हरिद्वार में अवैध निर्माणों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मामला तो भाई यही है, परेशान करने वाली बात है। हम और बीएचएल से पहला मज़ार है, कोई बीएचएल के सामने थोड़ी आया बनाया हमने, किसी ने कोई निर्माण करते किसी ने नहीं देखा हमने। हम क्या ये कहा कि 8 दिन के अंदर अंदर मतलब या तो इसका वो दो डॉक्यूमेंट और नहीं तो अपना फिर बेदखल कर देंगे। तुम
है आपके पास में? लेटर है दोनों तीनों। कौन कौन से लेटर हैं? एक हरीश रावत जी का है, एक मदन कौशिक जी का है, 2 मदन कौशिक जी के। मदनपुर में अपने लेटर में ये कहा उन्होंने कि इसकी सुंदरता करो, का कक्ष निर्माण करो। तो हटाने की बात कर रहे अब हैं। हटाने की बात कर रहे हैं। हाँ, हरीश रावत जी ने क्या कहा था? हरीश रावत जी ने भी यही बात कही है। जब पिछली दफे गए थे आपके पास, उन्होंने लेटर लगाया था, नोटिस ही लगाया था। अभी जब बात करी उन्होंने, बात करी उनसे, भाई ये नोटिस हमने तुम्हें सुंदरता के लिए दे रखा, तोड़ने के लिए थोड़ा दे रखा है, इसकी सुंदरता बढ़ाओ। सुंदरता तो हुई नहीं और तोड़ने का नोटिस लगा दिया। हटाओ इस नोटिस को, ऐसा बोल रहा साहब बिल्कुल। उधर ज्वालापुर क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्र पर जानलेवा हमला और हवाई फायरिंग ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी जबकि उसके कुछ साथी फरार हो गए। मुठभेड़ में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पिता आईटीबीपी दिल्ली में हेड कांस्टेबल हैं। देर रात तक पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल की अगुवाई में पुलिस टीम फरार बदमाशों की तलाश में जुटी रही। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक छात्र पर हमला कर इलाके में दहशत फैला दी थी। इसके बाद पुलिस ने चारों ओर नाकाबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान रात में एक स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सवार बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जबकि पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा। अन्य बदमाश भागने में कामयाब रहे। अभी थाना ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा के पास में एक व्हीकल जो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है उसे पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी। उसने बैरियर तोड़ते हुए बहादुराबाद की ओर फरार होने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और बहादुराबाद पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ये व्हीकल में करीब 7 लोग सवार थे जो व्हीकल छोड़ के जब फरार होने की कोशिश में पुलिस के द्वारा फायर किया गया। पुलिस के द्वारा फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 2 असलहे बरामद हुए हैं और साथ में जो गाड़ी आज दिन की घटना में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो सराय में घटना हुई थी उससे लगातार उसको चेज किया जा रहा था, वो भी इनसे बरामद हुई है। और इनके द्वारा इस घटना जो दिन में घटना हुई थी उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा ही वो घटना मारपीट की हुई थी और उसमें फायर भी हुआ था। पुलिस ने उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया है। इनको तत्काल अभी अरेस्ट करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जाएगी। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत का माहौल बना दिया। हमलावर यूपी नंबर की कार से आए थे और फरार हो गए। सूचना मिलते ही सीओ ज्वालापुर अविनाश वर्मा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हमलावर मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। तो हरिद्वार शहर में धोखाधड़ी का एक नया मामला सामने आया है। बैंक में गिरवी रखी गई सिडकुल की एक औद्योगिक इकाई के स्वामी पर अपने परिजनों के साथ मिलकर नोएडा के दंपति को कंपनी बेचने के नाम पर 2.90 करोड़ की रकम ठगने का आरोप है। रकम वापस मांगने पर दंपति को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सिडकुल पुलिस ने इस संबंध में धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में जमीन जायदाद के फर्जीवाड़े के अनेक मामले सामने आए। तो उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि किसी के साथ जमीन जायदाद से जुड़े मामले में फ्रॉड ना हो, इसके लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।